अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एक यूनिफॉर्मली सर्कुलर वायर या यूनिफॉर्मली सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग या यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर वायर की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो हमारा आया था 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाय 2। आ रही बात समझ में। फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको वो वाला भी करवाया जहां पे आपका जो चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट था। यानी लैम्डा को मैंने लिया था जैसे a cos थीटा, तो मैंने एक सेमी सर्कुलर वायर जिसपे चार्ज अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ना हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसका भी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था। आ रही बात समझ में। तो मतलब मोटा मोटी बात ये है कि अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला है एक सर्कुलर वायर की वजह से या सर्कुलर रिंग की वजह से, वो उसके सेंटर पे निकाला है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यानी एक रिंग है, अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब उस रिंग पे बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसकी वजह से उसकी एक्सिस पे फील्ड कितना आएगा। ठीक है, तो जो चीज अभी अपन सेंटर पे कर रहे थे वो चीज अब अपने को कहां पे चेक करनी है, वो चीज अब आपको एक्सिस पे चेक करनी है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले एक बार अपन ये समझ लेते हैं कि एक रिंग की एक्सिस का मतलब क्या है। ठीक है, तो रिंग की एक्सिस का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कोई रिंग है, ये मान लो कोई रिंग है और ये उसका सेंटर है। एक्चुअली इस रिंग को मैंने कैसे रखा है, मान लो कोई चीज, जैसे मान लो ये हाथ है, ये ऐसे है, इसको मैंने आपको यू करके शो किया है। मतलब मान लो ये रिंग है, इस रिंग को मैंने इस डायग्राम में ऐसे करके शो किया, इसको उठा दिया ऐसे। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब इस रिंग को मैंने डायग्राम में ऐसे शो किया है। ठीक है, इस टाइप से रखी हुई है रिंग, मतलब ऐसे सामने नहीं रखी, इस प्लेन में नहीं रखी, इसको मैंने घुमा के आपको दिखाया है ऐसे। ठीक है, तो ये रिंग ऐसे रखी हुई मान लो, और मान लो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, मान लो उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्बडा कूलम पर मीटर है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा कूलम पर मीटर है, और इसकी रेडियस मान लो r है। ठीक है, तो इसकी एक्सिस क्या होती है समझना। एक्सिस का मतलब होता है इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, मतलब एक लाइन जो उसके सेंटर से ऐसे पास हो रही है बिल्कुल सीधी सीधी, तो इस लाइन को अपन बोलते हैं इस रिंग की एक्सिस। तो अब अपने को क्या करना है, इस रिंग की एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। तो सपोज करो इसकी एक्सिस पर यहां से x डिस्टेंस पे, मान लो यहां से x डिस्टेंस पे यहां पे कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे मुझे ये चेक करना है कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। अरे बात समझ, ध्यान रखना मेरी जो ये रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। बात समझ में आ रही है। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और ये x डिस्टेंस कहां से ली गई है, सेंटर से। तो सेंटर से x डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट है P, यहां पे मुझे चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी रिंग की वजह से डायरेक्ट तो मैं P पॉइंट पे निकाल नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट हम कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल कर ही नहीं सकते। कूलम्ब्स लॉ जो केवल किस चीज के लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। तो डायरेक्ट तो मैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकता इस पूरी रिंग की वजह से। तो अब मेरे पास तरीका क्या है, एक ही तरीका है, एक छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ेगा, स्मॉल सेगमेंट। उस स्मॉल सेगमेंट की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल सेगमेंट की वजह से आएगा, फिर उस पूरे स्मॉल सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके पूरे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन एक स्मॉल सेगमेंट लेते हैं, स्मॉल सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, और फिर अपन पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो मैं एक स्मॉल सेगमेंट काट रहा हूँ, मान लो टॉप पे, यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट काट रहा हूँ। ठीक है, इस छोटे से स्मॉल सेगमेंट की लेंथ आप मान लो dl है। इस छोटे से सेगमेंट की जो लेंथ है वो मान लो कितनी है, dl है, और इस पे जो चार्ज है वो मान लो dq है। तो इस छोटे से सेगमेंट पे जो मैंने यहाँ पे काटा है, इस छोटे से सेगमेंट की लेंथ तो मैंने मान ली dl है, और इस छोटे से सेगमेंट पे जो चार्ज है वो मैंने मान लिया कितना है, वो छोटा सा चार्ज जो है वो dq है। ये मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो अब इस छोटे से सेगमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे फील्ड कहाँ आएगा, तो फील्ड चेक करने के लिए यहाँ पे मुझे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो यहाँ पर जो चार्ज है इसके ऊपर वो पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव चार्ज जो है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा DE। तो ये DE क्या है, ये इस छोटे से स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और ये जो है वो इसकी डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो ये एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल मैंने मान लिया कितना है, थीटा है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो ये डी क्या है वो समझ में आना चाहिए। ये डीई जो है वो इस छोटे से स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस लाइन के अलोंग आएगी इस तरफ। ठीक है, ये एंगल मैंने अपने मन से थीटा मान लिया, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो इस डीई के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा डीई साइन थीटा, और एक जो इधर आएगा वो आएगा डीई कॉस थीटा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने स्मॉल सेगमेंट ऊपर कट किया है वैसा ही एक स्मॉल सेगमेंट में नीचे भी कट कर सकता हूं यहाँ पे। आ रही बात समझ में? सेम टू सेम वही डीएल लेंथ का और वही डीक्यू चार्ज मान लो। तो अगर जैसा सेगमेंट मैंने ऊपर कट किया है वैसा सेगमेंट में नीचे भी कट कर सकता हूं। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डीई ही आता, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये है, और जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता। ये भी थीटा एंगल पे होता तो ये भी थीटा एंगल पे ही होता, क्योंकि जैसे टॉप पे काटा है वैसे यहाँ पे मैंने बॉटम पे काटा है, तो वही एंगल यहाँ पे भी थीटा ही होता। तो वैसे ही डी के कंपोनेंट आते हैं डीई कॉस थीटा, और वैसे ही जो वर्टिकल कंपोनेंट आता है वो कितना आता है आपके पास, वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट आपका डीई साइन थीटा आता है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे जैसे मैंने टॉप पे सेगमेंट काटा स्मॉल, वैसा ही स्मॉल सेगमेंट मैं बॉटम पे भी काट सकता था। बात समझ में आ रही है? तो जो टॉप पे जो सेगमेंट आया था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो इस डायरेक्शन में आया था। इसके दो कंपोनेंट आए थे, एक तो डीई साइन थीटा जो वर्टिकल डाउनवर्ड आया था, और एक आया था डीई कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आया था। ऐसा ही मैं स्मॉल सेगमेंट नीचे काट सकता हूं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट इसमें ऊपर आएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में इसका आया था, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये टॉप और बॉटम वाला तो मैंने ऐसे केस ले लिया। मैं सिंपल बात ऐसे कह सकता हूं, ऊपर जितने भी सेगमेंट मैं लूंगा, तो ऊपर जितने भी सेगमेंट लूंगा उन सबके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो आएगा नीचे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ऐसे जितने भी सेगमेंट मैं नीचे लूंगा उन सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो आएगा ऊपर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा एक्स डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो मतलब मैं ये कह सकता हूं, ऊपर वाली जो आधी रिंग है उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है नीचे, और नीचे वाली जो आधी रिंग है उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है ऊपर। तो ये तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये चीज क्लियर हो गई क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये वाली जो चीजें हैं वो आपस में दूसरों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बचेगा वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही बचेगा। तो अगर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखो, ऊपर वाली जो आधी रिंग है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ रहा है, और जो नीचे वाली आधी रिंग है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ रहा है। यानी जितने भी कंपोनेंट्स आप काटोगे उन सबका जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो ई नेट मेरे पास बचेगा वो हो जाएगा, सबका इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि सबका जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है वो इस तरफ ही आ रहा है, तो सबका जुड़ जाएगा। तो अगर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में आने वाला है, और वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, क्योंकि जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है वो तो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो देखो क्या होगा अब यहाँ पे आगे, अब ध्यान से देखना। अब डीई की वैल्यू कितनी होगी, पहले डीई की वैल्यू अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डीई क्या है, डीई है इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से जो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, ई नेट इक्वल्स टू, देखो इंटीग्रेशन डीई, डीई की जगह जाएगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखा है ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। इस डिस्टेंस को आप कुछ मान लो, सपोज करो कि डिस्टेंस जो स्मॉल आर है तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। भाई इस पॉइंट की, इस छोटे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो डीई है, और डीई क्या होता है, डीई होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या होता है, इस स्मॉल सेगमेंट पे चार्ज वो कितना है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, वो डिस्टेंस मैंने आर मान लिया तो वो अपॉन आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अब ध्यान से देखना आप मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। एक तो मैं यहाँ पे आर की वैल्यू डाल रहा हूँ, आर कितना है, तो क्या मैं r कैसे बोल सकता हूँ, r जो है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये जो r है वो हाइपोटेनियस है, तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ई नेट, ई नेट इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ, ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू। अच्छा पहले तो एक काम करो, डी क्यू की वैल्यू डाल दो। डी क्यू कितना होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, लैम्डा का मतलब होता है यूनिट लेंथ पे चार्ज,
और मैंने जो सेगमेंट काटा उसकी लेंथ कितनी है, dl। तो इस dl लेंथ पे जो चार्ज है वो dq है, वो हो जाएगा लैम्बडा dl। ये चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्बडा dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और r कितना है, r है आपका अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, वो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा। क्या किया समझ में आया? वहां पे मैंने वहां पे dq की वैल्यू डाल दी, dq हो जाएगा लैम्बडा dl, क्योंकि यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्बडा, तो dl लेंथ पे चार्ज हो जाएगा लैम्बडा dl, और जो r है वो हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r स्क्वायर है तो वो अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? एक बार मैं इसको हटाता हूं यहां से। अब देखो आगे, अब मैं काम करता हूं, वहां पे cos की वैल्यू डाल रहा हूं, तो ई नेट क्या होगा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्बडा dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो कितने का है, x। इस ट्रायंगल में जो cos थीटा होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो है x, आ रही बात समझ में? और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है स्मॉल r, वो है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये जो x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा है, ये बेसिकली क्या है, ये cos थीटा की वैल्यू है यहाँ पे। तो नीचे एक तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 है, और एक है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो नीचे ये जो पावर बन जाएगी टोटल, वो हो जाएगी देखो k लैम्बडा x dl। ऊपर तो क्या हो जाएगा, k लैम्बडा x dl, और नीचे जो बन जाएगा वो बन जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? अब देखो इस पूरे इंटीग्रेशन में k कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो k कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, मुझे यहां से x डिस्टेंस भी चेक करना था, तो ये x भी फिक्स है, तो ये x भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द रिंग भी कांस्टेंट है, तो यानी नीचे वाली जो पूरी टर्म है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये पूरा तो कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा। तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरा कांस्टेंट तो बाहर निकाल दो, k लैम्बडा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl। अब इंटीग्रेशन dl क्या होगा, dl बेसिकली क्या है, dl है इस छोटे से सेगमेंट की लेंथ। तो इंटीग्रेशन dl क्या होगा, इंटीग्रेशन dl होगा जितने भी छोटे छोटे सेगमेंट करेंगे उन सबकी लेंथ का सम, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। तो इंटीग्रेशन dl जो बनेगा वो बनेगा टोटल लेंथ। इंटीग्रेशन dl क्या होगा, l, जैसे इंटीग्रेशन dx क्या होता है x, ऐसे इंटीग्रेशन dl क्या बनेगा l, और वो l क्या होगा, इस पूरे रिंग की लेंथ, और वो पूरे रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, 2πr। तो मैं सब बोल सकता हूं इंटीग्रेशन dl जो आएगा वो आएगा 2πr, यानी कि ई नेट जो आपका आंसर आएगा वो आएगा k लैम्बडा x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2πr। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक यूनिफॉर्म रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पे। ये जो मैंने निकाला वो क्या निकाला है, ये मैंने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसकी सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस पर जो पॉइंट है P, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक अच्छा डेरिवेशन था और एक अच्छा क्वेश्चन था। यहां से जेई में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी तो आप बस इतना देखो कि मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है। यहाँ पे मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लिया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अपडेट करना चाह रहा हूँ। मैं आपको इस फॉर्म में याद कराने के लिए नहीं बोलूंगा, इसको मैं दूसरी फॉर्म में आपको याद करने के लिए बोलूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ, एक बार आप चाहो तो उसको इतना नोट कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो, अगर नोट करना चाहो तो कर लो, या अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। मैं आगे मूव कर रहा हूं, तो देखो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूं। तो एक बार तो मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिख देता हूं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आया है वो कितना आया है, k लैम्बडा x इंटू 2πr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा अपडेट करूं। कैसे अपडेट करूंगा ध्यान से देखना। लैम्बडा को मैं क्या बोल सकता हूं, लैम्बडा होगा टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लो इस रिंग पे जो टोटल चार्ज हो कैपिटल Q है, इस रिंग का जो टोटल चार्ज है कितना है, कैपिटल Q है। तो मैं ई नेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्बडा को क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा को लिख सकता हूं टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी k q x इंटू 2πr डिवाइडेड बाई 2πr इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2।
क्योंकि लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एल, और ये जो एल है वो कितना है 2 पाई आर, तो मैंने लैम्बडा की जगह दिया x अपॉन 2 पाई आर, इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो मैं आपको बोलूंगा आप इस फॉर्म में याद रखो, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, अगर आपको याद रहे तो आप याद भी कर लेना डायरेक्ट इस आंसर को, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि एक रिंग की एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि अगर आपको ये डायरेक्ट याद रह जाएगा तो आपको इतना सारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो आंसर ये निकला है इसके डेरिवेशन में कई सारी स्टेप्स आई थी, तो आपका वो टाइम बच सकता है अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप इसको याद भी रख लेना। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है P, तो उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान रखना ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये एक्सिस पे आया है, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से आया है, मतलब चार्ज जो है सब जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये आंसर आया। और हमने यहाँ पे जो रिंग मानी है वो भी पूरी कंप्लीट रिंग मानी है, पूरी ये कंप्लीट रिंग है, तो एक कंप्लीट रिंग की वजह से और वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज है उसकी वजह से आया, ध्यान रखना। हो सकता है कि एग्जाम में आपको नॉन यूनिफॉर्म का भी पूछ ले, वैसे उसके चांसेस ना के बराबर है नॉन यूनिफॉर्म पूछने के, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो एडवांस में पूछा जाएगा। तो ये याद रखना ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से आया है, और वो रिंग भी आपकी पूरी कंप्लीट है। अगर ये रिंग आधी होती तो आंसर ये नहीं आता, फिर कुछ और आंसर होता आपका। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और है वो अपन और देख लेते हैं। तो एक बार मैं इस पूरे को कंप्लीट एक बार रफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें एक दो चीज और समझानी है वो मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर कुछ चीजें और है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही गया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमारा निकल के आ गया है। अब इस पे एक दो चीजें और है वो मैं आपको और समझा देता हूँ, उसके लिए पहले मैं एक बार ये पूरा रफ कर देता हूँ, फिर छोटी छोटी चीजें और है वो अपन और समझते हैं। देखो तो देखो अभी हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि अगर मान लो एक रिंग है, मान लो ये कोई रिंग है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसकी रेडियस मान लो r है, और इस पर टोटल चार्ज अगर q है, तो इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है p, तो इस x डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट p है, तो इस पॉइंट p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया है kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं सेंटर पे फील्ड चेक करना चाहूं कि सेंटर पे फील्ड कितना होगा, वैसे तो हमने पहले चेक कर लिया है कि एक यूनिफॉर्मली अगर चार्ज रिंग है, अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो 0 आया था, आप वो यहां से भी चेक कर सकते हो। अगर ये पी पॉइंट सेंटर पे ही आ जाए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अगर मैं सेंटर की बात करूं एट सेंटर, तो एट सेंटर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। जैसे आप एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो जो ई आपका आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में जैसे आप एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है आपके पास 0 आने वाला है, और वैसे भी हमने लास्ट वीडियो में वो चेक भी कर लिया, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास 0। अब आगे देखो, अगर मैं इनफाइनाइट पे बात करूं एट इनफाइनाइट, अगर मैं इनफाइनाइट बात करूं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पे कितना आएगा देखो चेक करो, x इक्वल्स टू देखो e इक्वल्स टू क्या है kqx अपॉन, मैं यहां से काम करता हूं x स्क्वायर पूरा कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूं। अगर मैं x स्क्वायर पूरा कॉमन लेके बाहर निकालूंगा तो वो x स्क्वायर जब बाहर आएगा तो पावर में 3/2 लेके आएगा, तो x स्क्वायर जब बाहर आएगा तो पावर में 3/2 लेके बाहर आएगा, तो वो जो ओवरऑल जो बाहर आके बन जाएगा वो x क्यूब बन जाएगा, और अंदर बन जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे पूरे में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जब वो एक्स स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आएगा तो वो पावर में 3/2 और लेके आएगा, तो ओवरऑल वो एक्स क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो एक एक्स है तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2।
अब जैसे ही आप इस फॉर्मूले में x की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपका जो e बन जाएगा वो 0 बन जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे यहाँ पे x की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो r स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट वो तो हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 1 वो बन जाएगा 1 और 1 की पावर 3/2 1, यानी ये पूरा तो 1 बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे x की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट जो होता है वो 0 होता है, मतलब किसी में भी अगर इनफाइनाइट डिवाइड लगेगा तो कितना हो जाएगा ना, आपका 0 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बात ये है कि जैसे आप यहाँ पे x की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे e की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी 0 आने वाली है, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका 0 है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी और पॉइंट पे अगर मैं चेक करना चाहूँ जैसे x इक्वल्स टू 1 मीटर पे या 2 मीटर पे या 3 मीटर पे, तो वहां पे देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं हो रही। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 सिर्फ दो ही जगह पे हो रही है यहाँ पे, एक तो सेंटर पे और एक इनफाइनाइट पे। तो अगर सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ जैसे जैसे मैं सेंटर से मूव करना स्टार्ट करूंगा और इनफाइनाइट पे जब मैं जाऊंगा, तो सेंटर पे जब मैं खड़ा था, मान लो एक टेस्ट चार्ज जो सेंटर पे था, तो सेंटर पे फील्ड 0 आ रहा था, इनफाइनाइट पे भी फील्ड 0 आ रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ जब मैं सेंटर से चलना स्टार्ट हो जाऊंगा तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में 0 था और एंडिंग में भी 0 ही होने वाला है इनफाइनाइट पे। तो उसके बीच में क्या हुआ होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जब मैं सेंटर से चला होऊंगा तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा और फिर घट के दोबारा से कितना हो गया होगा, फिर घट के दोबारा से 0 हो गया होगा। समझ में आ रही बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से सेंटर से इनफाइनाइट की तरफ मूव करूं तो सेंटर पे भी फील्ड 0 है, इनफाइनाइट पे भी फील्ड 0 है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि सेंटर से जब अपन इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे इसकी एक्सिस के अलोंग, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से इंक्रीज हुआ होगा और फिर इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होकर दोबारा से 0 हुआ होगा। तो अगर पहले इंक्रीज हुआ है और फिर डिक्रीज होकर इनफाइनाइट में दोबारा से 0 हुआ है, तो इसका मतलब ये गारंटी है कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम भी हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? कहीं ना कहीं बीच में क्या हुआ है आपका मैक्सिमम भी हुआ है। तो अब मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको ये बताना है कि सेंटर से इसके एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो देखो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब मुझे अब ये चेक करना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पे कहाँ आएगा सेंटर से, तो देखो कहाँ पे आएगा। तो पहले तो हम दो चीज चेक कर ली, सेंटर पे भी 0 है, इनफाइनाइट पे भी 0 है। अब हम ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो अब देखो, अब हमको ये चेक करना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम जब भी अपने को निकालना होता है तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा या वैसे भी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात आती है तो अपन इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब हमको यही चेक करना है कि एक्सिस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिलेगा, तो उसका अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही वेरिएबल है। हमको यही चेक करना है कि कितने डिस्टेंस पे जाने के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो देखो कैसे चेक कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा de/dx। अब देखो kq तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन होगा x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसका डिफरेंशिएशन होगा u अपॉन v की फॉर्म में। तो u अपॉन v की फॉर्म में जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे आप नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब। वैसे तो ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u अपॉन v की फॉर्म में। तो जब अपन u अपॉन v की फॉर्म में करते हैं तो नीचे वाली जो टर्म होती है पहले उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो नीचे वाले का जब स्क्वायर करोगे तो वो बन जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर होल क्यूब। फिर अपन क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म एज इट इज, यानी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाली टर्म यही थी, इनटू ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाली टर्म क्या थी x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म एज इट इज यानी x एज इट इज, और नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। नीचे वाली टर्म क्या है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू 2x। ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने नीचे वाले टर्म का पूरा डिफरेंशिएशन कर दिया है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको डिफरेंशिएशन आता है। अब मेरा यहाँ पे ये, मैं इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि डिफरेंशिएशन कैसे किया है, ये आपको आना चाहिए, पूरी 11th में आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो यही आएगा आपका, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो de/dx आपका बनेगा वो क्या बनेगा, देखो kq तो एज इट इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब। ये आपका de/dx आ गया। अब इसको किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के। तो जैसे इस पूरी चीज को 0 के बराबर करूंगा तो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, kq भी 0 हो जाएगा, यानी सिंपल जो आपका बचेगा वो बचेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल्स टू 0।
मतलब जब इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करोगे तो फाइनली आपका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ से x जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस आर बाई रूट टू। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब ये हुआ यहां से सेंटर से प्लस माइनस आर बाई टू का मतलब ये इधर भी आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे और इधर भी आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे, क्योंकि इसकी एक्सिस इधर ही तो ना, इसकी एक्सिस तो इधर भी जा रही है ना, तो इधर भी आर बाई रूट टू पे जब आप जाओगे, यानी सेंटर से अगर मैं आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे चला जाऊं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। या तो इधर आर बाई रूट टू पे चले जाओ या पीछे की साइड में आर बाई रूट टू पे चले जाओ। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? ये क्वेश्चन जो है वो जेई में आ चुका है, डायरेक्ट पूछा जा चुका है। जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक आर रेडियस की यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, एक आर रेडियस की यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो उसकी एक्सिस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है? ऑप्शन दिए हुए थे आर, 2r, आर बाई रूट टू और रूट 2r। तो आंसर जो आएगा वो आएगा आर बाई रूट टू। पॉजिटिव में भी आर बाई रूट टू और नेगेटिव में भी आपका आर बाई रूट टू। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये जेई में डायरेक्ट पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और पीएमटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोबारा से पूछा जा सकता है, और आईआईटी में भी हो सकता है कि आने वाले सालों में दोबारा पूछा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि एक चार्ज रिंग की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, वो मैक्सिमम जो होता है वो आर बाई रूट टू पे होता है। तो सेंटर पे 0 होता है, इनफाइनाइट पे 0 होता है, और आर बाई रूट टू पे कैसा होता है आपका? मैक्सिमम होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, जब मैं सेंटर से चलना स्टार्ट करूंगा तो आर बाई रूट टू डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर घट के दोबारा से क्या हो जाएगा आपके पास? घट के दोबारा से 0 हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको ग्राफ बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है एक्सिस पे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा डिस्टेंस के साथ। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पहले इतना अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? एक्सिस पे, आर बाई रूट टू पे होती है। तो ठीक है, अब हम एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसे बनेगा। अब ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा इजीली, देखो कैसे बना रहा हूं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले एक बार अपन डायरेक्शन के बारे में चेक कर लेते हैं, डायरेक्शन कैसी होगी। मान लो इसमें चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो अगर मुझे मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेक करूंगा? यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो सिर्फ इसके एक्सिस के अलोंग आया था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आया था वो तो क्या हो गया था आपका? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आया था वो आपका किसके अलोंग आया था? इसके एक्सिस के अलोंग आया था। आ रही बात समझ में? और ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। और कितना आएगा वो मुझे पता है, kqx अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चेक करना होता तो इधर कहां पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर भी टेस्ट चार्ज रखता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता वो केवल एक्सिस के अलोंग ही आता, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो 0 हो ही गया, वो तो कैंसिल आउट हो ही गए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो एक्सिस के अलोंग ही आएगा। ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा। आ रही बात समझ में? मतलब इस इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहा हूं तो वो इधर आ रहा है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहा हूं तो वो कहां पे आ रहा है? इधर आ रहा है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो जब मैं इधर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और जब मैं इधर आ रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर आ रहा है, और उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो उधर आ रहा है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ग्राफ देखना। तो देखना ग्राफ में कैसे बनाऊंगा। अब मुझे ये पता है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है, और इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा, और माइनस इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। अब पहले मैं उधर जा रहा हूं, जब मैं उधर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो आपका ऊपर बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो कहां पे बनेगा? ऊपर। और अगर मैं इधर आ रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जब मैं इधर आऊंगा, यानी जब मैं इधर मूव करूंगा तो ग्राफ जो बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि इस तरफ अगर मैं आ रहा हूं, मतलब जब मैं इधर मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जब मैं इधर मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से सुनना। पहले r बाई रूट टू तक तो बढ़ेगा, r बाई रूट टू तक तो क्या होगा आपके पास? बढ़ेगा, और फिर घट के कैसा हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट में जाने के बाद 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं इधर जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ नीचे बनेगा,
और आर बाई रूट टू तक तो दोबारा से क्या होगा आपका ग्राफ, आर बाई रूट टू तक तो आपका ग्राफ कैसा होगा, बढ़ेगा, माइनस आर बाई रूट टू लिख रहा हूं यहाँ पे, और फिर घट के दोबारा से क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा आपका, ये बनेगा एक एक्सिस की वजह से, एक रिंग की वजह से, सॉरी, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये ग्राफ तब है जब अपना जो चार्ज है वो रिंग पे कैसा है, पॉजिटिव है। अगर मान लो रिंग पे चार्ज नेगेटिव होता, रिंग पे चार्ज कैसा होता आपका, नेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालता, देखो, अगर रिंग पे चार्ज नेगेटिव होता तो इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां पे होती, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता एक्सिस के अलोंग ही, वर्टिकल कंपोनेंट आपको कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो अगर इस रिंग पे चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आता, वो इस डैश चार्ज को अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनता। और अगर मैं इधर चेक करूं तो इधर चेक करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, वो इधर बनता, क्योंकि अब की बात जो है रिंग जो है वो क्या करेगी, इस पॉजिटिव डैश चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो अगर इस रिंग पे चार्ज नेगेटिव होता तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, मतलब इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है आपके पास, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता। तो अब की बार ग्राफ कैसा बनता, तो इस केस में आपको ग्राफ ऐसा बनता, इधर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहां पे ग्राफ नीचे बनेगा, आर बाय रूट टू तक तो बढ़ेगा और फिर घट के दोबारा से क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो, इनफाइनाइट पे। और इधर जब मैं इधर मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इधर ग्राफ ऊपर बनेगा। अब वही आर बाय रूट टू तक तो क्या होगा आपके पास, माइनस आर बाय रूट टू तक तो बढ़ेगा और फिर घट के क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट पे। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये ग्राफ तो कब है, जब रिंग पे चार्ज कैसा है, जब रिंग पे चार्ज है पॉजिटिव, और ये ग्राफ तब है जब रिंग पे चार्ज कैसा है आपका, रिंग पे नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? तो दोनों ग्राफ पे ध्यान देना भाई, काफी सारी बुक्स में सिर्फ एक ही ग्राफ बनाया होता है रिंग पे पॉजिटिव चार्ज मान के। मान लो आपको हो सकता है एग्जाम में बोल दे रिंग पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो बताओ कौन सा ग्राफ सही है, तो जल्दीबाजी में ये आंसर टिक करके आ देना, तो ये वाला ग्राफ आपका सही है। बात समझ में आ रही है? हाँ, मैक्सिमम जो होगा वो आर बाय रूट टू पे ही होगा, पॉजिटिव आर बाय रूट टू पे और माइनस का आर बाय रूट टू पे। बट नेगेटिव चार्ज होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? अब इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है, हो सकता है आपको ऐसे पूछ ले कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब कितना होता है वो हमको और निकालना है, हमको ये पता है कि कहां होता है, कहां पे होता है, आर बाय रूट टू पे होता है, लेकिन हमको ये पूछ ले कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना होगा। तो एक बार चाहो तो आप ये ग्राफ बना लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताता हूं अगर मेरे को मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, तो मैं रफ कर रहा हूं एक बार, अब देखो अगर वो मुझे बोले कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, तो ई मैक्सिमम कैसे निकालूंगा, एक्सिस पे मुझे पता है कि ई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई मैक्सिमम जो होता है वो कहां पे होता है, ई मैक्सिमम होता है एक्स इक्वल्स टू आर बाय रूट टू पे, या तो प्लस आर बाय रूट टू पे या माइनस आर बाय रूट टू पे। मुझे मैग्नीट्यूड चेक करना है तो मैं एक्स की जगह आर बाय रूट टू पुट कर देता हूं, तो के क्यू एक्स की जगह आर बाय रूट टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर बाय रूट टू का स्क्वायर, वो हो जाएगा आर स्क्वायर बाय टू की पावर 3/2। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू आर बाय रूट टू डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। आ रही बात समझ में? थोड़ा और सोल्व कर लो इसको, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपके पास, के क्यू आर बाय रूट टू डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3√3r क्यूब, 3√3r क्यूब डिवाइडेड बाई 2√2। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? सिंपल मैंने इसको सोल्व किया है बस, यहां से ये √2 से √2 कट जाएगा, एक r से एक r भी कट जाएगा, ई मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये दो ऊपर चला जाएगा तो 2k³ अपॉन 3√3r स्क्वायर, 2k³ अपॉन 3√3r स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्सिस पे वो कितना होगा। तो अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k³ अपॉन 3√3r स्क्वायर। और ये पूछे कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहां, तो वो आपको याद होना चाहिए वो होगा r बाय रूट टू पे।
ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल ये याद करो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता कहाँ है, वो होता है r/√2 पे। आप बस x की जगह r/√2 पुट कर देना। जब आप x की जगह r/√2 पुट करोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सेंटर पे 0 होता है, इनफाइनिटी पे भी 0 होता है, r/√2 पे मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है 2kq/3√3r²। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, आने वाले किसी भी टाइम पे पूछा जा सकता है। हो सकता है 2021 में ही आ जाए, मतलब अभी जो जेई का पेपर होगा हो सकता है इसी में पूछ ले वो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग के एक्सिस पे होता कितना है, क्योंकि ये तो उसने पूछ लिया है कि कहाँ होता है, अब हो सकता है वो ये पूछ ले कि कितना होता है। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब इस पे थोड़े बहुत अपन क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक चार्ज रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, और एक मैंने आपको ये बता दिया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और एक ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको और करवा रहा हूँ, देखो क्या है। अब देखो, एक क्वेश्चन तो मेरा ये है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है। ये मैंने लास्ट ईयर भी बोला था स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में भी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तो खैर अभी तक तो पेपर ही नहीं हुआ है, इसलिए अभी तो आइडिया नहीं है कि आएगा ही नहीं आएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एडवांस के लिए। ये क्वेश्चन ये सिर्फ मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है आपका कि मान लो आपकी जो रिंग है वो आपकी हाफ रिंग है, मतलब लोअर हाफ नहीं है, सिर्फ उसका अपर हाफ है। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने पूरी रिंग मानी थी ऐसे, ठीक है। और इस पूरी रिंग की वजह से हमने इसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे फील्ड निकाला था। बट मान लो लोअर हाफ ना हो, सिर्फ अपर हाफ हो, मतलब सिर्फ अपर हाफ रिंग हो और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो। मान लो अपर हाफ है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और टोटल चार्ज जो है इसका वो मान लो क्यू। टोटल चार्ज कितना है क्यू, और इसकी रेडियस मान लो कितनी है आर है। रेडियस आर है, टोटल चार्ज क्यू है। अब इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, मुझे इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अभी जो हमने फील्ड कैलकुलेट किया था वो तो कंप्लीट रिंग की वजह से चेक किया था। अब हमको फील्ड निकालना है मान लो एक्सिस पे केवल सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, केवल हाफ रिंग है, मतलब अपर हाफ पोर्शन है, लोअर हाफ पोर्शन हमने क्या कर दिया, इसका काट दिया। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पे कितना आएगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? या तो आप मेरे को नेट की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप, या फिर आप ये बता देना कि इसकी एक्सिस के अलोंग तो कितना आएगा और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे दोनों कंपोनेंट आएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आएगा और इसकी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट भी आएगा। वहां पे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसलिए नहीं आया था क्योंकि ऊपर वाली रिंग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा नीचे, और नीचे वाली रिंग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा ऊपर, वो आपस में कैंसिल आउट हो गए थे। लेकिन यहाँ पे लोअर रिंग नहीं है, अगर लोअर रिंग नहीं है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आपका कुछ ना कुछ बचेगा। तो आप चाहो तो मुझे दोनों के अलग अलग आंसर दे देना कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कितना आएगा और इसकी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा। आ रही बात समझ में? तो ये मैं आपको इनको करने के लिए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता देना। अगर आपसे सोल्व ना हो तो आप वो भी बता सकते हो कि हमसे सोल्व नहीं हो रहा, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूं। फिर आगे बात समझ में? मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन आप ही को करना है भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। अगर आपसे सोल्व नहीं होगा तो मैं आपको इसका सोल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, टोटल चार्ज इस पे क्यू है और रेडियस इसकी आर है, ठीक है। बोला गया इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है माइनस क्यू, इसके सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा है और उसका जो मास है वो है स्मॉल एम। तो एक स्मॉल एम और माइनस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, वो इसके सेंटर पे रखा है। अब अगर ये सेंटर पे रखा है तो सेंटर पे फील्ड जो होता है वो रिंग का वो जीरो होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर इस रिंग का सेंटर पे फील्ड जीरो होगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी जीरो होगा, यानी सेंटर पे ये इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया वो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोला गया है अगर इसको इसके सेंटर से इसकी एक्सिस के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए, स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब है स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया जाए। तो अगर इसको इसके एक्सिस के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए और स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, जैसे मान लो उसको थोड़ा सा यहाँ पे खिसका के लिया है, इतना भी नहीं खिसकाया, हल्का सा खिसकाया है बस, ये तो समझने के लिए मैं इतना खिसका रहा हूँ। अगर इसको स्लाइटली खिसका दिया जाए और फिर इसको रिलीज कर दिया जाए, यहाँ से छोड़ दिया जाए, तो ये ऑसिलेशन करेगा। अगर ये ऑसिलेशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा?
बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको ये बताना है कि अगर इसको इसके सेंटर से इसके एक्सिस के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया जाए तो ये ऑसिलेशन करेगा, यहाँ पे ये एसटीएम करेगा, तो उस एसटीएम का जो टाइम पीरियड होगा वो आपको कितना होगा, यही आपको बताना है। तो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन आपको बताना है कितना होगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये एसटीएम करेगा कि नहीं करेगा वो चेक भी कर सकते हो। एसटीएम केवल कोई पार्टिकल तभी कर सकता है जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे? मान लो मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो कहां पे लगेगा? देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहां पे आएगा? अलोंग द एक्सिस इस तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो किस तरफ आएगा आपके पास? इस तरफ आएगा। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई। एक चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसकी एक्सिस के अलोंग ही होता है। अब ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड जो आएगा वो इस तरफ आएगा। अब जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये सब चीजें मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। आप वैसे भी समझ सकते हो, इस पर चार्ज पॉजिटिव है और ये जो टेस्ट चार्ज है या जो भी मैंने चार्ज दिया ये नेगेटिव है, तो ये रिंग इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो जैसे ही मैं इसको इधर खिसका दूंगा ये इसको रिंग क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, तो दोबारा से वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो ये यहाँ पे सेंटर पर रुकेगा तो है नहीं, क्योंकि जब ये वापस आएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड पकड़ लेगा। अगर ये कुछ ना कुछ स्पीड पकड़ लेगा तो क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। क्रॉस करके कहां पे निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा। जब ये क्रॉस करके आगे निकल जाएगा तो अब ये रिंग क्या करेगी? इसको दोबारा से पीछे खींचेगी। जब इसको दोबारा से पीछे खींचेगी तो जब ये क्रॉस करके आगे निकल जाएगा तो ये वापस इधर आएगा। जब ये वापस इधर आएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड पकड़ लेगा। जब कुछ ना कुछ स्पीड पकड़ लेगा तो ये सेंटर पर रुकेगा नहीं, क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। इसका मतलब ये बार बार ऐसे मूव करता रहेगा। इसका मतलब ये पक्का एसटीएम तो करेगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको यही बताना है कि इसके एसटीएम का टाइम पीरियड जो होगा वो कितना होगा। तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट से इसको सोल्व करो, फिर मैं बता दूं इसका आंसर क्या आएगा। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व किया होगा। तो देखो इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बता रखा था कि टाइम पीरियड अपन कैसे निकालते हैं। टाइम पीरियड हम ऐसे निकालते हैं कि किसी भी पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स खिसका दो। जैसे मान लो इस पार्टिकल को मैंने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स खिसका दिया और यहाँ पे चेक कर लो कि फोर्स कितना लगेगा। आ रही बात समझ में? तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इक्वल टू क्या होगा? क्यू ई। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में क्यों लगेगा वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिंग क्या करेगी? इसको अट्रैक्ट करेगी। तो मैं इसके ऊपर माइनस पे लगा रहा हूं। माइनस बस ये शो कर रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो एफ वेक्टर इक्वल टू आएगा आपके पास माइनस क्यू ई। ये बात समझ में आई? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस बस ये इंडिकेट कर रहा है कि दोबारा से पीछे आ रहा है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो माइनस क्यू ई। ई क्या होगा? इस रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड वो मैं निकाल चुका हूँ, वो होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये सब चीजें मैंने आपको भी निकाल के बताई है। आ रही बात समझ में? अब अगर x स्मॉल है, मैंने बोला स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, x जो है वो r से कैसा है? बहुत छोटा है। तो नीचे वाली टर्म जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं सिंपल आर स्क्वायर मान सकता हूँ। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का k कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी वो बन जाएगा आर क्यूब। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मेरा x स्मॉल है आर के कंपैरिजन में, तो नीचे वाली टर्म जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको मैं सिर्फ क्या मान सकता हूँ? आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 जो है उसको वो अगर मैं चेक करूंगा तो वो ओवरऑल आर क्यूब बन जाएगा। अब जो फोर्स आया है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया। अगर फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया तो मतलब एसटीएम तो करेगा। लेकिन हमने तो वो वैसे ही चेक कर लिया पहले कि एसटीएम तो कर ही रहा था। वैसे हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आया है। अगर फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है तो यानी वो पार्टिकल एसटीएम करता है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। m जो होता है वो उस पार्टिकल का मास होता है जो एसटीएम कर रहा है। यहाँ पे एसटीएम जो कर रहा है वो माइनस क्यू चार्ज कर रहा है, इसका मास मुझे स्मॉल m दिया हुआ है। और k क्या होता है? x के अलावा जो भी टर्म आपके पास बचती है उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट k। ये सब आपने 11th में टाइम पीरियड में पढ़ा होगा एसएचएम में। तो x के अलावा जो भी टर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी? k। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपका आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। k की जगह क्या आ जाएगा? k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r क्यूब। r क्यूब आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये आपका आंसर होगा टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m r क्यूब डिवाइडेड बाई k कैपिटल Q इनटू स्मॉल q। ये इस चार्ज के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो यहाँ पे निकल के आया है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कि कैसे यहाँ पे सोल्व किया इस क्वेश्चन को। तो ये दो क्वेश्चन, दो चैप्टर का मिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस एसएचएम। यहाँ पे दोनों चीजें काम आ रही है। यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक काम आ रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से जब मैंने फोर्स निकाल लिया तो उसके आगे की जो स्टेप्स है वो तो आपके एसएचएम की है, वो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। बोला ये गया है कि इसके सेंटर पे, इसके एक्सिस के लॉन्ग, सेंटर से इसके एक्सिस के लॉन्ग एक रोड रखी है, इस टाइप से। इसका एक एंड तो सेंटर पे है और दूसरा एंड जो है वो रिंग के एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है। मान लो इस रोड की जो टोटल लेंथ है वो एल है, इस रोड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, एल है, और इस रोड की जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है, मान लो इस पे भी चार्ज है वो पॉजिटिव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रिंग है, रिंग जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी एक्सिस पे एक रोड रखी है जिसका एक एंड तो सेंटर पे है और दूसरा एंड इसके एक्सिस के लॉन्ग रखा है। इस रोड की जो टोटल लेंथ है वो एल है और इस रोड की जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, और रिंग की जो रेडियस है वो आर है और रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चार्ज ऑन रिंग जो है, टोटल चार्ज ऑन रिंग वो आपका कैपिटल क्यू है, रेडियस जो है रिंग की वो आर है, लेंथ ऑफ द रोड जो है वो आपका कैपिटल एल है, और चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है, चार्ज डेंसिटी ऑफ रोड वो दे रखी है आपको लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट ये करना है कि इस रिंग की वजह से इस रोड पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन रोड ड्यू टू रिंग, मतलब रिंग की वजह से रोड पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व किया होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट तो मैं इसके ऊपर फोर्स निकाल नहीं सकता रोड पे, ठीक है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो है वो तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो मुझे सबसे पहले तो एक स्मॉल सेगमेंट यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे जाने के बाद एक dx लेंथ का, dx लेंथ का क्या कट कर रहा हूँ, स्मॉल सेगमेंट कट कर रहा हूँ dx लेंथ का, और उस पे जो चार्ज है, इस पे ये जो चार्ज है वो चार्ज मैं मान रहा हूँ वो चार्ज dq है। समझ में आ रही बात क्या किया। सबसे पहले मैंने x डिस्टेंस पे जाने के बाद एक dx लेंथ का सेगमेंट कट कर लिया, और उस dx लेंथ पे जो चार्ज है वो मैंने कितना मान लिया, वो चार्ज मैंने मान लिया dq। अब बात आती है कि ये dq की वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी थी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। तो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर का मतलब होता है यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, तो dx लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो dx लेंथ पे चार्ज हो जाएगा लैम्डा dx। तो इस dq की जो वैल्यू आएगी वो तो आ जाएगी लैम्डा dx। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इस छोटे से सेगमेंट पे इस रिंग की वजह से फोर्स कितना लगेगा वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है QE, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो चार्ज है वो Q नहीं है, यहाँ पे जो चार्ज है वो DQ है। तो मैं, और जो चार्ज है वो DQ है, तो जो फोर्स लगेगा वो भी कैसे लगेगा, छोटा सा फोर्स लगेगा, मतलब इस स्मॉल सेगमेंट में जो फोर्स लगेगा वो बहुत छोटा सा फोर्स लगेगा। तो उस छोटे से फोर्स DF की वैल्यू जो आएगी वो आएगी QE, यानी DQ इंटू E। ये जो E है वो क्या है, वो E जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग। आगे बात समझ में, मतलब इस ई रिंग की वजह से, सॉरी इस रिंग की वजह से इस स्मॉल सेगमेंट पे कितना फील्ड आ रहा है वो E है, और DQ जो है वो चार्ज है जो यहाँ पे रखा है। तो इस छोटे से चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा DF, वो जाएगा DQ इंटू E। अब DQ की वैल्यू कितनी है, DQ की वैल्यू तो है लैम्डा dx, और E की वैल्यू, अब एक रिंग की वजह से x डिस्टेंस पर एक्सिस पे फील्ड कितना होता है, वो होता है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पर रिंग की वजह से। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो है ये फोर्स आ गया, छोटा सा फोर्स जो आ गया वो आ गया इस स्मॉल सेगमेंट पे। अब स्मॉल सेगमेंट पे लगने वाला फोर्स अगर ये है, तो पूरी रोड पे अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं पूरे फोर्स F की बात करूं तो F जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन dF, और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी। अब ये स्मॉल सेगमेंट में कहां से कहां तक काट सकता हूं, ये स्मॉल सेगमेंट में काट सकता हूं यहां से लेकर यहां तक, यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, x की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेकर कहां तक, L तक।
तो जो लिमिट लगेगी वो लगेगी 0 to L। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देखो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये k क्यू लैम्बडा तो बाहर आ जाएगा, k क्यू लैम्बडा तो बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन होगा x dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 लिमिट 0 to L। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि पूरा f निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा df का, लिमिट लगेगी x की, x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, x वेरी कर सकता है 0 से लेकर कहां तक, L तक, तो लिमिट लग गई 0 to L, और जो कांस्टेंट था आपका k क्यू लैम्बडा, इसको मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? अब इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं, ये आप वैसे मैथ में पढ़ा होगा अपने इंटीग्रेशन में, 12th में आते हैं वैसे इंटीग्रेशन, 11th में भी कई जगह आया था। ऐसे इंटीग्रेशन अपन कैसे सोल्व करते हैं, देखो हम नीचे वाली टर्म को कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन को करने का सोल्व करने का तरीका है। देखो इसके आगे की जो कहानी है वो फिजिक्स की नहीं है, वो मैथमेटिक्स की है, ठीक है। तो उसको देखो कैसे सोल्व करते हैं, जो नीचे वाली टर्म है उसको अपन कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेता हूँ, मैंने मान लिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो टी स्क्वायर के बराबर है, या वाई मान लो, वाई स्क्वायर बराबर टी मान लो, कुछ भी मान लो, हम टी मान लेते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लो टी स्क्वायर के बराबर है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt। ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया भाई, आर तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt, तो यहाँ से x dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा t dt। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा मैंने इसलिए किया, अब मैं x dx को तो क्या लिख दूंगा, x dx को तो लिख दूंगा t dt, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दूंगा टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये जो इंटीग्रेशन है वो मेरा पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे करोगे तो आपका इंटीग्रेशन जो पहले x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, अब वो इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में होगा, तो आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब लिमिट क्या हो जाएगी, देखो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पे लिमिट x की थी, तो पहले x की लोअर लिमिट 0 थी, तो जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, देखो लोअर लिमिट हो जाएगी t की, तो t की जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो r हो जाएगी। देखो क्योंकि जैसे आप x को 0 पुट करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो t इक्वल टू हो जाएगा r, तो लोअर लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी r। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, देखो अपर लिमिट पहले x की r थी, तो x की जगह मैं r पुट करूंगा तो t की जगह आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन जो पहले x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, अब वो इंटीग्रेशन कन्वर्ट होकर t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो लिमिट भी अब मुझे t की लगानी पड़ेगी। तो जो लिमिट पहले x की थी 0 to L, अब वो लिमिट लगेगी t की, तो t की जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो तो हो जाएगी r, और जो अपर लिमिट आएगी वो कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देखो इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करूंगा, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इस चीज को, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो तो आपका जो f आएगा वो कितना आएगा, देखो k क्यू लैम्बडा तो पहले से बाहर आ जाएगा। अब मैं देखो x dx की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, x dx की जगह तो पुट कर रहा हूँ t dt, तो इंटीग्रेशन t dt अपॉन नीचे x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस जगह पुट करूंगा t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के पावर 3/2 जब आप करोगे तो वो हो जाएगा t क्यूब। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप पुट करोगे t स्क्वायर, तो t स्क्वायर की पावर 3/2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा t क्यूब, और लिमिट लगेगी देखो r से लेकर कहां तक, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो a t से t कट जाएगा, तो f जो हो जाएगा वो हो जाएगा k क्यू लैम्बडा इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर dt लिमिट r से लेकर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? अब जब आप 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा माइनस का 1/t। समझ में आ रही बात? तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं भाई यहां से, तो जब आप इसको सोल्व करोगे 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा माइनस 1/t, तो f हो जाएगा k क्यू लैम्बडा माइनस 1/t लिमिट r से लेकर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब आप इसको पूरा लिमिट लगा के सोल्व करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 1/r माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा फोर्स का। समझ में आ रही बात ये कहना चाह रहा हूं? तो ये मेरा जो है वो कंप्लीट फोर्स आ गया कि इस रिंग की वजह से इसकी रोड पे जो है वो फोर्स कितना लग रहा है, तो इस रिंग की वजह से जो रोड पे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है k क्यू लैम्बडा 1/r माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसमें थोड़ा सा बस वो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन था जो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको हो सकता है नया लगे, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो अब आपको ये सब चीजें जो है वो सिंपल लगने लग जाएंगी। आ रही है बात समझ में? तो अगर जिस बच्चे ने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है मैथ में, जो 12th में आता है आपका, तो उस बच्चे को लग सकता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा आ गया इंटीग्रेशन। तो इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा एक अलग है,
जो आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब आप एक बार वो पढ़ लोगे तब आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा भाई। आ रही बात समझ में? तो इंटीग्रेशन के अलावा जो भी था वो सब फिजिक्स का जो पोर्शन था वो तो इजी था, हमने कुछ भी नहीं किया, एक छोटा सा सेगमेंट काट लिया, उस सेगमेंट पे चार्ज जो है वो डीक्यू मान लिया, तो उस डीक्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा डीएफ, और वो डीएफ जो होगा वो होगा क्यू इंटू ई, यानी डीक्यू इंटू ई। डीक्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा डीएक्स, और ई जो होगा वो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर बस मैंने पूरे को इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा नया था आपके लिए, हो सकता है उसमें दिक्कत आई हो, बाकी बस पूरा सोल्व किया है, पूरा सोल्व करके जो आपका फोर्स आया है वो आया है के क्यू लैम्डा इंटू 1/r माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, इस टॉपिक पे बेस्ड। तो पहले तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताया कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी दिया है, अगर वो रिंग कंप्लीट पूरी ना हो के आधी रिंग हो तो उसकी वजह से एक्सिस पे फील्ड कितना आता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे आता है वो मैक्सिमम होता है r/√2 पे। फिर हमने ये भी देखा कि वो मैक्सिमम कितना होता है, और हमने ग्राफ भी बनाया। अगर रिंग पे चार्ज पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ अलग बना, रिंग पे अगर चार्ज नेगेटिव है तो ग्राफ अलग बनेगा। आ रही बात समझ में? उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, एक क्वेश्चन किया टाइम पीरियड का, और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला बताया, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था जो खत्म हो गया है। तो ये जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो हमने अभी काम जो किया है वो रिंग की वजह से किया है, अगले टॉपिक में जो ये काम करेंगे वो हम करेंगे डिस्क की वजह से। तो अभी जो हमने फील्ड निकाला है वो एक रिंग की एक्सिस पे निकाला है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पे फील्ड कितना आता है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? और एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आ रही बात समझ में? तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है क्वेश्चंस भी इसके कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसके बाद में, ठीक है। तो खैर देख लूंगा मैं शायद पहले डाइपोल आपको पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फ्लक्स उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।